नमस्कार दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है और अभी तक हम लोगों ने जो कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, इसमें थर्ड यूनिट हमारी आज समझ लीजिए थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। और हमने अपनी सब्जेक्ट में जो ये 3 यूनिट देखें, इससे हमें अपने सब्जेक्ट का एक आइडिया तो लग ही गया कि एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट है क्या और किस तरीके से हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मतलब कि अगर हम देखें कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस तरीके से मतलब कि किसी भी प्रोग्राम सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि हमारा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, तो आपको हमारे सब्जेक्ट का मेन वो जो मोटो है वो मोटो समझ में आ गया होगा। और वो मोटो ये है कि यहाँ पे हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो आप किस तरीके से एक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है, हमने फर्स्ट यूनिट में इसीलिए चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमें सिस्टम को डिजाइन करना है, तो जो हमारे सब्जेक्ट का जो सबसे पहला चैप्टर था उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बताया गया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से फीचर्स इस पर्टिकुलर पैराडाइम्स के अंदर आते हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या क्या है, कोड में किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजों का एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू हमें फर्स्ट यूनिट में मिला था। दोस्तों, ये ओवरव्यू देने का मतलब ये था कि हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, तो हम सिस्टम डिजाइन की तरफ सीधे फोकस न करके हम पहली यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के कोडिंग पार्ट्स को या उसके फीचर्स को क्यों देख रहे हैं। तो दोस्तों, उसका एक जो मेन रीजन है वो ये है कि हम अगर किसी चीज को बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए चीजें कौन कौन सी यूज होंगी, कहां पे कौन सी चीज का यूज करना है, किस टाइम पे करना है, ये सारी चीजें हमें जब तक पता नहीं होंगी तब तक हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तो अगर हमको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें सारी चीजों को समझना होगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा पार्ट यूज होगा। जैसे कि इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जब तक हमें पर्टिकुलर हर फंक्शनैलिटी के बारे में डीप में नॉलेज नहीं होगा, हम अच्छे से उसको ये समझेंगे नहीं कि पर्टिकुलर कौन सी फंक्शनैलिटी क्या कह रही है, किस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन करना है, तब तक हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, और अगला स्टेप क्या होगा ये हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे अगर हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का नॉलेज ही ना हो। दूसरी चीज, मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आप जब तक उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, उनके बीच के डिफरेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप सिस्टम को डेवलप करने में कहां पे कौन सी सिचुएशन ऑकर हो रही है और वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें जिससे कि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब कि ये आपका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स आते हो। दोस्तों, हमने पहली यूनिट में इसीलिए सारा कुछ डीप में देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर चीजें कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको आती हैं तो आप पहले तब आप आगे बढ़िए, अगर आपको नहीं आती हैं तो पहले आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ओवरव्यू देख लिया था कि ये चीजें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इनकी ये स्पेशलिटीज है, इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो मतलब हम ये एक तरीके से ये मान के चलते हैं कि हाँ चलो अब हमको पैराडाइम से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो चुके हैं।
अब हम जो है अब सिस्टम की डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक फीचर्स खत्म हो गए और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए जब एक स्टेप आगे बढ़े, तो जो हमारी सेकेंड यूनिट थी, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसको हम यूएमएल कह रहे थे, आपने देखा कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने जब सेकेंड यूनिट में देखा था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हुए थे पैराडाइम्स के, और जब हम सेकेंड यूनिट की तरफ आए थे, तो सेकेंड यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने एक चीज देखी थी, याद होगा आप लोगों को। और वो सेकेंड यूनिट में जो हमने चीज देखी थी वो चीज क्या है कि किस तरीके से, बात समझिएगा, सेकेंड यूनिट में जो हमने चीज देखी थी सेकेंड यूनिट में, तो वो सेकेंड यूनिट में हमने क्या देखा था? सेकेंड यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम किसी भी चीज को किसी भी चीज के आर्किटेक्चर को डेवलप कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यूएमएल प्रोवाइड करता है, या इसको ड्रॉ करने का वे जो है वो हमें यूएमएल प्रोवाइड करता है दोस्तों। ठीक है ना, हमने ये देखा कि यूएमएल के अंदर हमारे दो टाइप के डायग्राम्स हैं, एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम है, एक आपका बिहेवियरल डायग्राम है। स्ट्रक्चरल डायग्राम पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये उस पे बेस करता है। आपने देखा है इसके अंदर हम लोगों ने 4 टाइप के डायग्राम पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। और अगर हम बिहेवियरल डायग्राम की बात करें, तो जो हमारा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके एक एक ऑपरेशन, एक एक ऑब्जेक्ट, एक एक क्लास का क्या परफॉर्मेंस होगा किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में, तो वो जो डायनेमिक जो चेंज है, वो जो उसका बिहेवियर हम जिसको कह रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए हम बिहेवियरल डायग्राम का यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सारे डायग्राम पढ़े हैं। जैसे कि आपका अगर आप देख लें कि यूएमएल पढ़ा, सॉरी, कोलैबोरेशन डायग्राम, टाइम डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, और भी बहुत सारे डायग्राम हमने देखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने, अगर हम थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें या रिलेट करने की कोशिश करें, तो हमें ये दिख रहा है कि पहली यूनिट और दूसरी यूनिट जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का, इसका मकसद क्या है? पहली यूनिट का मकसद क्या है कि आपको ये समझाना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या है, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेकेंड यूनिट की, तो ये हमारा यूएमएल का पार्ट है, और ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम किसी भी अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, कि अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है तो हम उसका स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल, उसके स्ट्रक्चर को कैसे कैप्चर कर सकते हैं और उसके बिहेवियर को कैसे कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दूसरी यूनिट में आप बिहेवियर या स्ट्रक्चरल डायग्राम तभी बना सकते हैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पता हो। नाउ हम लोग फिर तीसरी यूनिट में आए थे, तो हमने ये देखा था कि जो यूएमएल के थ्रू हमने डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को भी या उस डिजाइन को भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि जो हमने क्रिएट किया है हम उसको दोबारा से एनालाइज करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक हो या कहीं कुछ और अच्छा इंप्लीमेंट किया जा सकता हो जिससे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके, तो हम वहां पे वो इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस तरीके से देखें दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, तो ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन को देखें, तो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि हम कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो हमें उस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, हमें कितनी तरीके के डायग्राम बनाने पड़ते हैं, डायग्राम जब क्रिएट हो गया तो उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, एल्गोरिथम डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है कि जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को और ज्यादा या उस पर्टिकुलर सिस्टम की परफॉर्मेंस को और बढ़ा सके। तो बहरहाल जो हमारे सब्जेक्ट का मेन मकसद था वो यही था कि हम किस तरीके से एक एररलेस सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से डेवलप कर सके। हमने कल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से फीचर्स उनके होते हैं, क्या उनका यूज है। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है, और वो जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वो लास्ट टॉपिक है दोस्तों आपका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज। ठीक है, तो आइए हम इन 4 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद से फिर डिसाइड और जिससे कि और फिर हम थर्ड यूनिट को यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहां पे 4 पॉइंट दोस्तों लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और दोस्तों चौथा पॉइंट। तो यहां पे आप जैसा देख रहे हैं कि 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो हम पहले इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की बात ना करके हम सबसे पहले हम इनकैप्सुलेशन की बात कर सॉरी एक सेकेंड, हाँ, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन की। ठीक है ना। अगर हम दोस्तों इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन इज कैप्चरिंग डाटा एंड कीपिंग इट सेफली एंड सिक्योरली फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकैप्सुलेशन में होता क्या है। इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसको डाटा हाइडिंग क्यों कहते हैं। तो नॉर्मली जो इनकैप्सुलेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में हमें यह बताया जाता है कि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि वेरिएबल और उसके मेथड्स को एक साथ इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है या कैप्सुलेट कर दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर कैप्सुलेट किए हुए ऑब्जेक्ट का यूज वही क्लास कर सकता है जिस क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा कोई दूसरा क्लास यानी कि बाहर का क्लास अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करने की कोशिश करेगा तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर वो जो क्लास है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो हाइड होगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज डाटा हाइडिंग। ठीक है। अगर मैं डायग्राम के थ्रू दोस्तों शो करूं तो सपोज कीजिए कि ये आपका एक क्लास है, ये आपका दूसरा क्लास है। ठीक है। अब इस क्लास में मान लीजिए ये क्लास ए है और ये आपका क्लास क्या है? बी है। अब इस एक क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, और इस ऑब्जेक्ट 3 को हमने क्या किया है? इनकैप्सुलेट। ठीक है ना। उसी तरीके से बी में भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। अब दोस्तों अगर ये बी वाला ऑब्जेक्ट चाहे या बी वाला क्लास चाहे तो पर्टिकुलर वो ए के इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है, वो ए के इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। लेकिन जो एक सेकेंड, लेकिन जो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को चूंकि ये इनकैप्सुलेट किया गया है तो इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इस बी के लिए हाइड होगा। यानी कि वो इन दोनों का यूज तो कर सकता है लेकिन इसका यूज नहीं कर सकता, यानी कि ये इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता, यानी ये बी के लिए क्या है? हाइड है। ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर जो थर्ड नंबर वाला ऑब्जेक्ट है, इसका यूज केवल और केवल कौन करेगा? वही क्लास जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है। जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, केवल वही जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकता है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दोस्तों मैं इनकैप्सुलेशन के बाद जो मैं दूसरा टॉपिक आपको समझाना चाहता हूं, वो दूसरा टॉपिक है दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन मैं कॉन्सेप्ट को इस तरह इसलिए ऐसे समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्योंकि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों का काम हाइडिंग का ही है। दोनों का काम आपका क्या है? हाइडिंग का ही है। लेकिन एक आपका डाटा को हाइड कर रहा है और दूसरा आपका इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है। तो इनकैप्सुलेशन किस तरीके से डाटा हाइडिंग कर रहा है वो हम लोगों ने अभी उसके बारे में डिस्कस किया था।
अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो दोस्तों वो फंक्शनैलिटीज, अगर एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो यहां पे क्या होती है कि वो फंक्शनैलिटी जो हम यूजर को शो करना चाहते हैं वो फंक्शनैलिटी यूजर को शो हो, और जिस फंक्शनैलिटी से यूजर का कोई लेना देना नहीं है या जिसको हम यूजर को चाहते हैं कि वो शो ना हो, ठीक है ना, वो चीज हम हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले बता दूं कि दो मेंबर्स का, जैसे कि अगर हम एग्जांपल एक सिंपल ले लें तो अगर हम एक कार की बात करें, ठीक है ना, अगर हम एक सिंपल कार की बात करें तो कार में हमें पता है कि अगर हमें कार को ड्राइव करना है तो हमें बस ये आना चाहिए कि कार को कैसे ड्राइव किया जाता है, ना कि हमें इससे मतलब है इंजन कैसे बना है, टायर किस मटेरियल से बना हुआ है, रिम किस मटेरियल से बना हुआ है, ऑयल किस तरीके से कहां फ्लो हो रहा है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब क्या है कि हमें गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो हमें गाड़ी चलाने के लिए जो फीचर्स यूज होते हैं उनको सीखने की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो फीचर्स हमें आने चाहिए, जो गाड़ी चलाने के लिए जो नेसेसरी है वो हमारे सामने है, वो हमें दिखेंगे, और जो जिनकी जरूरत हमें नहीं है वो हमें नहीं दिखेंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन का है यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइडिंग में। इसके लिए दोस्तों हम दो टाइप के मेंबर्स का यूज करते हैं। एक आपका मेंबर होता है प्राइवेट, और दूसरा मेंबर होता है आपका पब्लिक। अब दोस्तों पब्लिक के अंदर वो सारे के सारे, हम पब्लिक के अंदर बात करें तो वो सारे के सारे फंक्शनैलिटीज को लिखेंगे जिन फंक्शनैलिटी का को यूजर शो कर देख सकता है या यूज कर सकता है। उन सारी फंक्शनैलिटी को हम पब्लिक मेंबर के अंदर रखेंगे, और जिनको हम चाहते हैं कि यूजर न देख पाए उन सारी चीजों को हम प्राइवेट के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। मोस्टली दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट की, दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जहां तक हमें पता है कि हम यहां पे वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम और टाइप, ये जो हम डिफाइन करते हैं इसका यूजर से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये जो भी हम ये जो चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं इसका यूजर से कोई मतलब नहीं होता। ये पर्टिकुलर जो है जैसे क्या है कि हम वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे हैं, उसका टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल को क्या यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या वेरिएबल लिया है, क्या उसका टाइप डिफाइन किया है। हाँ, यूजर को यह मतलब है कि अगर वो जो डाटा डालना चाहता है वो डाटा उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है कि नहीं। तो जिस ऑपरेशन से हम डाटा को इनपुट कर रहे हैं आउटपुट शो हो रहा है, वो उसका जो है वो उसका जो लेना देना है वो यूजर से है। तो जो अगर उसका लेना देना यूजर से है तो हम उसको कहां पे डिफाइन कर रहे हैं, आपके पब्लिक में। और जिसका लेना देना यूजर से नहीं है दोस्तों, सिंपली जिसका लेना देना एकदम यूजर से नहीं है तो उसको हमने कहां डिफाइन कर दिया, प्राइवेट में। तो दोस्तों ये जो आपको ये जो दो कॉन्सेप्ट देखने को मिले, यानी कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, तो आपको एक जैसे क्या है कि दोनों के बीच में ये जो एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो ये दोनों के दोनों का काम क्या है, हाइडिंग का। लेकिन हाइडिंग ये क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि एक आपका हाइड कर रहा है प्रोग्राम, एक आपका जो है वो हाइड कर रहा है डाटा को कि दूसरा क्लास उसका यूज ना कर पाए, और एक आपका हाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन को कि यूजर को जो शो होना है वही शो हो, जो न शो होना है वो न शो हो। तो जब तक दोस्तों हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नहीं समझेंगे, कोडिंग में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है ये नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आपको समझना काफी जरूरी है, और एक तरीके से कहें तो अगर आप इनको नहीं समझते हैं तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हम तीसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो एक सेकेंड, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है अब हम जो यहां डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका इनहेरिटेंस का। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों जो हैं ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? रीयूजेबिलिटी को।
रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी कोड अगर हम एक बार लिख रहे हैं और आगे चल के अगर हमें दोबारा उस कोड की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको दोबारा से राइट डाउन ना करके हमने उसको जो हाँ पहली बार लिखा हुआ है वहीं से उसको एक्सेस करके उसका यूज कर ले। तो दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी की कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार कोड को लिख दिया और वही कोड बार बार हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब सपोर्ट तो दोनों इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो दोनों के दोनों सपोर्ट तो कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी को, लेकिन दोनों का रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करने का जो तरीका है वो तरीके में डिफरेंस है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के तरीके में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें इनहेरिटेंस की, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों इनहेरिटेंस की, और एक सेकेंड, हाँ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हमें यह बताती है, ये भी रियल वर्ड से ही इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है कि जिस तरीके से हर चाइल्ड के अंदर फादर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, या हम ये कहें कि चाइल्ड कुछ ना कुछ फादर से कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी इनहेरिट करता है, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे उप्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी इंप्लीमेंट किया है कि यहां भी हम दो तरीके का क्लास बनाते हैं, एक आपका सुपर क्लास या पेरेंट क्लास जिसको कह ले, और दूसरा आपका डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या चाइल्ड क्लास उसे कह ले हम। तो अब होगा क्या कि जो फंक्शनैलिटीज हम डालेंगे सुपर क्लास के अंदर यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर, जो चाइल्ड क्लास है जो पर्टिकुलर उस सुपर क्लास से डिराइव हुआ है, वो अगर चाहे तो अपने पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकता है। अब रियल वर्ल्ड के इनहेरिटेंस में और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के इनहेरिटेंस में यही जो आपका थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पे क्या है रियल वर्ल्ड में कि अकॉर्डिंग टू नीड बच्चे के अंदर जो पेरेंट के जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है वो बच्चे के ऊपर नहीं होता, वो ऑटोमेटिक जो आना होता है वो आ जाता है। लेकिन चूंकि प्रोग्रामिंग हम बना रहे हैं तो यहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट क्लास की यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका एक सिंपल मैं एक अगर आपको एग्जांपल बना के सिखाऊं तो देखिए, एक अगर हम एक क्लास लेते हैं, सपोज कीजिए हमने एक क्लास बनाया व्हीकल क्लास, कौन सा कॉल, व्हीकल क्लास, और व्हीकल क्लास के अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी, व्हीकल क्लास के अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, जैसे कि आपका एक ब्रेक ऐड कर दिया, एक आपका ऐड कर दिया ऑयल, एक आपका ऐड कर दिया स्लेटर, ठीक है ना। तो ये तीन क्या है उसकी फंक्शनैलिटीज, किसकी, व्हीकल क्लास की, ठीक है ना। अब इस व्हीकल क्लास से हमने दो सब क्लास डिराइव किए दोस्तों, दो सब क्लास डिराइव किए, ठीक है, दो हमने एक सब क्लास डिराइव किया, ठीक है, दो हमने एक सब क्लास डिराइव किया। एक सब क्लास आपका डिराइव किया मैंने सपोज कीजिए कार, और एक हमने बाइक, ठीक है ना। और हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर डाले, जैसे कि ये ब्रेक था, ऑयल था, स्लेटर था। अब यहां पे हमने क्या डाल दिया, सपोज कीजिए कि गियर, और यहां भी हमने डाल दिया गियर। ये अलग फंक्शनैलिटी हमने इस सब क्लास के अंदर ऐड की है। लेकिन अगर इस कार को कभी भी ब्रेक, ऑयल या इंजन, जो कि व्हीकल क्लास की फंक्शनैलिटीज हैं, इनको अगर यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो चूंकि ये इसी से डिराइव क्लास है कार और आपका बाइक, तो ये जब भी चाहें तो ये इन तीनों फंक्शनैलिटी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनको अगर यहां पे इस नए फीचर को ऐड करने की जरूरत पड़ी, एक सेकेंड, इनको अगर यहां पे इनको अगर यहां पे एक नए फीचर को ऐड करने की जरूरत पड़ी और आगे चल को इनको अपने पेरेंट क्लास के भी इन फंक्शनैलिटी को यूज करने की जरूरत पड़ी, तो वो उनको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये चाहिए, ये दोनों क्लास कार चाहे बाइक क्लास, जब भी चाहे
तो अपने व्हीकल क्लास की फंक्शनैलिटी को या फिर कहे कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ये जब भी चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है ये आपका है इनहेरिटेंस, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म भी आपका रीयूजेबिलिटी को ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके सपोर्ट करने का तरीका दोस्तों थोड़ा दूसरा है। तरीका दूसरा होने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो है थोड़ा सा अगर हम कहें तो अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ये भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये जो रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को परफॉर्म कर रहा है वो तरीका उसका क्या है, दूसरा है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में तरीका क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए। इनहेरिटेंस का अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, तो अब जो हमारा टॉपिक कौन सा है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जैसा देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर लिखा हुआ है दिस इज द एबिलिटी टू एग्जिट इन वेरियस फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल एन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड सो एज टू ऐड 2 इंटीजर नंबर एंड 2 फ्लोट्स। ठीक है ना, यानी पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि हम एक ही चीज को कई फॉर्म में, पॉली मतलब मेनी, फॉर्म मतलब बहुरूपिया समझिए। पॉलीमॉर्फिज्म कि हम एक ही चीज को कई सारी जगहों पे यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही चीजों को कई सारे तरीकों से यूज कर रहे हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही फंक्शन, जैसे क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म में भी 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक आपका रन टाइम पे और एक आपका कंपाइल टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो आपका होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, और रन टाइम पे जो होता है वो होता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। ऑपरेशन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमारा सी में भी मिलता है, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये प्योरली उप्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें उप्स में ही देखने को मिलता है। अब बात करें सबसे पहले अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी चीज है कि एक ही चीज को, एक ही कहें कि एक ही सिंबल को या फिर एक ही वर्ड को ये कई तरीके से अलग अलग सिचुएशन में यूज करती है, दैट इज कॉल्ड आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, किसकी बात करें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें दोस्तों तो हमें वहां पे सबसे पहली चीज क्या दिखती है कि सपोज कीजिए कि अगर एक प्लस नाम का ऑपरेटर है और जो कि पहले से डिफाइन है कि ये प्लस नाम का ऑपरेटर जो है ये 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि हम इस एंड को थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करें, यानी कि जो जिसके लिए डिफाइन किया गया है कि 2 इंटीजर वर्ड्स को ऐड करने के लिए, तो हम इसको जो कैपेबिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करें कि ये इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर को भी ऐड करे, यानी a प्लस बी हो तो वो a भी कर दे उसको। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लस ऑपरेटर 2 इंटीजर को ऐड करने के लिए होता है, लेकिन जो हम उसको ये एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो कैरेक्टर को भी ऐड कर पा रहा है या किसी स्ट्रिंग को भी ऐड कर पा रहा है, तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि सिंबल वही है, लेकिन उसी सिंबल का यूज हम 2 जगह कर रहे हैं, जहां पे कैरेक्टर को ऐड करना है तो भी और इंटीजर को ऐड करना है तो भी। तो इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इसे हम कह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक बहुरूपिया जो कि दोनों जगह पे यूज किया जा रहा है। यानी कि जब हम उसको बुला रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर को भी ऐड कर रहा है, और जब हम उसको बुला रहे हैं तो अगर कैरेक्टर वैल्यू है तो स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग को भी ऐड कर रहा है। सेम इसी तरीके से दोस्तों, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें फंक्शन ओवरलोडिंग की, किसकी? फंक्शन ओवरलोडिंग की। थोड़ा माउस है गड़बड़ लिख रहा है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो अगर हम दोस्तों बात करें फंक्शन ओवरलोडिंग की,
तो फंक्शन ओवरलोडिंग में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहां पे जहां पे ऑपरेटर है यूज हो रहा है, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब इसको समझिए क्या है। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया ऐड, ठीक है ना, और हमने इसमें टाइप लिख दिया इंट ए इंट बी, यानी कि ये एक ऐड नाम का फंक्शन हो गया जो कि इंटीजर वैल्यू ए और इंटीजर वैल्यू बी यानी कि दो इंटीजर वेरिएबल को ऐड कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद से हमने फिर एक दूसरा फंक्शन बनाया ऐड, और जिसमें हमने लिख दिया कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी, यानी कि अब देखिए यहां पे, अब ये भी ऐड फंक्शन क्या कर रहा है कि दो कैरेक्टर को या दो स्ट्रिंग को ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यहां पे भी ऐड है और यहां पे भी ऐड है, फंक्शन का नेम सेम है, फंक्शन के नेम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम उसके पैरामीटर्स पे आएंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू चेंज है, यानी कि वहां पे इंटीजर था, यहां पे कैरेक्टर है। यानी कि हुआ क्या कि जो अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हो रहा था वही सेम काम आपका यहां पे हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग में, कि फंक्शन तो सेम ही है, नाम उसका सेम है, लेकिन उसको दो सिचुएशन पे कॉल किया जा सकता है। अगर हमको दो इंटीजर वैल्यू दी हो उसको ऐड करना हो, या फिर दो स्ट्रिंग दी हुई हो उसको ऐड करना हो, तो एक ही फंक्शन दो सिचुएशन में यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो मे बी आप लोग को अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों फंक्शन ओवरराइडिंग की। किसकी बात करें? फंक्शन ओवरराइडिंग की। फंक्शन ओवरराइडिंग की, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अगर हम फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है उससे, ओवरलोडिंग से। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि अब मैं आपको ओवरराइडिंग समझिए कि सपोज कीजिए कि मैंने एक बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास लिया कार व्हीकल, व्हीकल लिया हमने एक क्लास, ठीक है, और व्हीकल क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कुछ भी समझ लीजिए ऐड या इंजन, सॉरी एक सेकेंड, इंजन, और उसके बाद से हमने इसी वी से एक डिराइव किया क्लास कार, और उसमें भी मैंने एक फंक्शन बना दिया इंजन, ठीक है ना। यानी अब आप देखिए एक बेस क्लास, एक मिनट, एक आपका बेस क्लास, एक आपका डिराइव क्लास। बेस क्लास के अंदर भी वही सेम फंक्शनैलिटी है जो कि डिराइव क्लास के अंदर भी है। अब होगा क्या दोस्तों कि जब भी हम इंजन फंक्शनैलिटी को कॉल किया जाएगा, जब भी इंजन को कॉल किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो बेस क्लास में जो इंजन है उसको ना कॉल करके या उसको ओवरराइड करता हुआ वो कॉल किसको करेगा? डिराइव क्लास के इंजन को यानी फंक्शन को। तो इसी को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं, यानी कि सुपर क्लास के फंक्शन को इग्नोर करता हुआ वो सीधे बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर रहा है, डिराइव क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने बताया है तो मुझे होप सो है कि आप लोग को ये कंफ्यूजन तो खत्म हो गया होगा कि आपका इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन है क्या। और यही जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप जब तक इनके बीच का डिफरेंस दोस्तों नहीं समझेंगे तब तक आप
कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन को डेवलप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन को डेवलप करना है तो आपको पहले उप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, स्पेशलिटीज को समझना पड़ेगा, इनके इंप्लीमेंटेशन को समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज ये हमारा 3rd यूनिट समाप्त हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। कल हम फिर नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।